इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रेक से पहले हमने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ये रोड, रेलवे, एविएशन, शिपिंग इनकी बातें करी। अभी आगे बढ़ते हैं माइनिंग एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर 3 चीज़ें देखनी है। एक तो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल, कोल माइनिंग स्पेशल प्रोविजन बिल, तो इनके फीचर्स क्या हैं, प्रो एंड एंटी आर्ग्यूमेंट, वो सारी बातें। और नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो स्पेक्ट्रम रिलेटेड कि उनकी पॉलिसी क्या थी, स्कैम कैसे हुआ, नया ऑक्शन, क्या चीज़ें चल रही हैं वो देखेंगे। स्वाभाविक है माइनिंग और कोल की बात कर रहे हो तो दिस इज कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो वहां पर सेल्फ स्टडी में आप क्या पढ़ना है, इस आर्टिकल पे जाइए और टाइप ऑफ कोल्स, वो लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, तो किस में ज्यादा होता है, ऑल दोस थिंग। फिर कोल, सीबीएम, बेसिन सेंटर गैसेस, इन गैस, नेल्प ऑक्शन, ये क्या चीज है देख लीजिएगा। ये दूसरे लिंक पे आपको मिल जाएगा कि गैस प्राइसिंग तो वो रंग राजन का क्या सिस्टम है, और प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या मुद्दा चल रहा है। एज सच ये प्रीलिम में इतना महत्वपूर्ण नहीं, बट मीन्स में वो प्राइसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वहां पर परेशान कर सकता है। प्रीलिम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये पहला चीज है, फर्स्ट आर्टिकल। ठीक, वो साइड पे देखोगे ईयर बुक से क्या पढ़ना है। आप लोग चैप्टर 19 पे जाइए, इंडस्ट्रीज, वहां पर 551 पेज से आगे वो जिंक, बॉक्साइट, XYZ मिनरल सबके उसने पूरा लिख के दिया है कि ये राज्य में ये है, ये सारी इंडस्ट्री, कौन कौन से निगम चल रहे हैं, वो सारी बातें। बट मैंने यहाँ पर लिखा है बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री में नहीं जाना है, सब कुछ तो याद भी नहीं रहेगा, फोकस ये करना है। ओके, मेटालिक मिनरल तो यहाँ पर है, नॉन मेटालिक यहाँ पर है, और एटमैक्स की पहले 2-3 रैंक वाले कौन कौन से हैं। आगे चैप्टर 11 में आप जाओ तो एनर्जी रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम चल रही है, कौन कौन से सरकारी निगम वहां पर लगे हुए हैं, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स, UMPP, तो कौन कौन से लोकेशन पे है और उनकी क्या फीचर हैं, यहाँ से मिल जाएगा आपको। अब आते हैं ये माइनिंग बिल और कोल बिल, कौन इसे रेगुलेट करता है, किसे पावर है। स्वाभाविक है जवाब अपने को मिलेगा लक्ष्मीकांत के अंत में जो 7th शेड्यूल, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर ये एंट्री 54 में बोला है मेजर मिनरल ये लोग कंट्रोल करेंगे, और स्टेट लिस्ट के अंदर एंट्री 23 में बोला है माइनर मिनरल्स ये करेंगे। तो उस हिसाब से कौन कौन से मिनरल इनके और कौन से इनके, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब सवाल ये माइनिंग का बिल, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बना था इन द ईयर 1957, MMDR, लेकिन बहुत सारी समस्याएं थी वहां पर। और आगे चल के जस्टिस शाह कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया सुप्रीम कोर्ट में, इलीगल माइनिंग गोवा में, उड़ीसा में, उसके चलते बहुत सारी कंपनियों की माइनिंग को लाइसेंस रद्द हो गया, बंद करवा दिया गया, सस्पेंड करा दिया गया। तो एक प्रकार की पॉलिसी पैरालिसिस, अनसर्टेनिटी बिजनेस कम्युनिटी में दिख रहा था। दैट्स वाई सरकार MMDR बिल 2015 लेके आई, लोकसभा और राज्यसभा में ये पास कर दिया गया, ताकि ये पुराने एक्ट के अंदर जो जो खामियां थी और ये इलीगल माइनिंग वगैरह से लड़ना है, एक स्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऐसा इनका कुछ प्रोविजन है। ठीक है, तो अब इसके सेलिएंट फीचर की चर्चा करें कि ये नए माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन बिल 2015, उसके अंदर राज्य और केंद्र को क्या क्या पावर मिले। केंद्र सरकार को पावर मिला कि सभी माइन का जो ऑक्शन, नीलामी होगी, उसकी टेक्निकल प्रोसीजर ये तय करेंगे। दूसरा, अगर चाहें तो कुछ माइन को एंड यूजर, सरकारी कंपनी, निगम के लिए ये लोग रिजर्व रख सकते हैं, विदाउट नीलामी ऑक्शन किए अलॉट किया जा सकता है। तो केंद्र सरकार का ये हक हुआ। राज्य सरकार का, राज्य सरकार सभी प्रकार के लीज लाइसेंस ये ग्रांट करेंगे। कंपेटिटिव ऑक्शन इलेक्ट्रॉनिकली किया जाएगा, जिसके अंतर्गत माइंस अलॉट की जाएंगी, बट उसकी टेक्निकल प्रोसीजर कौन तय करेगी, केंद्र सरकार तय करेगी। और अगर मुझे कोई माइनिंग का लाइसेंस मिल गया, मैं चाहूं तो दूसरी पार्टी को वो ट्रांसफर कर सकता हूं, बट ओनली विद द परमिशन ऑफ राज्य सरकार। तो ये मतलब केंद्र और राज्य के कुछ कुछ पावर। और एज सच आप देख सकते हैं कि राज्य के पावर थोड़े बड़े दिखते हैं अपने को, कि हाँ सारे लीज लाइसेंस उनके हाथ में, ऑक्शन और कॉम्पिटिटिव बिडिंग है उसका पैसा उनके हाथ में, और विनर अपना लाइसेंस भी तब्दील करना हो तो इनको पूछ के जाना पड़ेगा। तो एक प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया गया। नेक्स्ट थिंग, कैटेगरी ऑफ लाइसेंस। अब तक केवल 2 टाइप की थी, एक थी प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, मतलब पहले वो लेके मैं अपनी एक्सप्लोरेशन शुरू करूं। ऐसा तो आपको पता होगा कि वो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, वो तो हर एक प्रकार की सॉइल में होगा, बट परसेंटेज वाइज वो इतना बढ़िया है कि नहीं कि कमर्शियली मैं उसे एक्सप्लोर कर सकूं कि नहीं। सो आई हैव टू प्रोस्पेक्ट, एक्सप्लोर द एरिया, उसके लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता। आगे चल के
फिर कमर्शियल माइनिंग, असल में वो खड्डा खोद के निकाला और रिफाइन करा, उसके लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता था। नए बिल में तीसरी कैटेगरी लेके आए, प्रोस्पेक्टिंग कम माइनिंग लाइसेंस, दोनों काम कर सकते हो। तो फायदा क्या हुआ? इट इज वन टाइप ऑफ ईज ऑफ डूइंग, राइट। मान लो अगर यहाँ पर ही मैंने प्रोस्पेक्टिंग किया होता और फिर नया लाइसेंस लेना, तो मतलब अगेन वो क्लास 10 और 12 की मार्कशीट लेके लाइन में खड़ा रहो, वो समस्या चली गई। सिंगल लाइसेंस इज सफिशिएंट। आगे बात टाइम पीरियड। पहले का सिस्टम था, एक बार आपको लाइसेंस मिला, इट वाज वैलिड फॉर 30 इयर्स, और आगे चल के 20 साल के लिए और रिन्यू करा सकते, मतलब 50 साल के लिए वो माइन आपको मिली। नया सिस्टम अगेन एट वंस 50 साल का आपको मिल जाएगा और उसके बाद वापस ऑक्शन किया जाएगा। ऑल्दो ये सिस्टम कोल, लिग्नाइट एंड एटॉमिक मिनरल पे लागू नहीं होगी, उसके अलावा वाले सभी में एक बार आप गए तो 50 साल के लिए वो आपको मिल गया। सो ये अगेन इट इज एज ऑफ डूइंग, राइट। 30 साल बाद वापस 20 साल, तो क्लास 10 10 मैटर कौन। माइनिंग एरिया, पहले सिस्टम था एक व्यक्ति को मैक्सिमम 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ही एक्सप्लोर माइन करने का लाइसेंस मिलता था। उससे बड़े में अगर करना हो तो दूसरा लाइसेंस लेने जाना पड़ता था। नए में क्योंकि केंद्र सरकार टेक्निकलिटी तय करेगी ऑक्शन प्रोसीजर की, सो इफ दे वांट दे कैन इंक्रीज द एरिया। तो अगेन दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। दो नए संस्थान बनाएंगे, एक होगा एनमेट, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। नाम से ही सिद्ध है, ये क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे कि दूसरे कौन कौन से इलाकों में माइनिंग करना वायबल है और फिर उसका ऑप्शन किया जाए, काम बन सके। सवाल, इस संस्था को पैसे कहां से मिलेंगे? मुझे कोई माइनिंग लीज मिला है तो मुझे सामने सरकार को रॉयल्टी देनी है। मान लो 100 रुपए रॉयल्टी देनी है, तो एडिशनल दूसरे 2 रुपए देने पड़ेंगे। वो किसे जाएंगे? ये एनमेट वालों को जाएंगे और फिर वो फंडिंग से वो रिसर्च करेंगे। दूसरी संस्था बनेगी डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ये लोग लोकल जनता के माइनिंग कंपनी के खिलाफ जो भी ग्रीवेंसेस, समस्या, कंप्लेंट्स है, इसको वो सुनेंगे, उसका समाधान लाएंगे। और भी इनको क्या क्या पावर दिए जाएंगे, क्या काम करना है, वो राज्य सरकारों पे छोड़ दिया, वो नियम कानून बनाए। स्वाभाविक है, ये माइनरल फाउंडेशन बनाने का पैसा कहां से? तो अगेन मान लो मुझे मिला है लीज और 100 रुपए रॉयल्टी पे करना है, तो एडिशनली और पैसा मुझे देना पड़ेगा फॉर दिस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। और मैक्सिमम कहां तक देना पड़ सकता है? 33%, मतलब 33 रुपए अलग से देने पड़ सकते हैं। मतलब 100 रुपए रॉयल्टी प्लस 2 रुपए ये एनमेट वालों को प्लस 33 रुपीज डीएमएफ वालों को, तो फिर आपका 135, राइट, लाइक दैट। सवाल अब कि हाँ, सेलियन फीचर थोड़े थोड़े देख लिए, अब इसके फायदे नुकसान की बात करें। सबसे पहले फायदे, फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन होगा तो मतलब कोई भी गैररीति करना मुश्किल है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी वो रहेगा। नेक्स्ट थिंग, ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया गया तो वो लोगों की समस्याओं का निदान करेगी, तो पब्लिक इंटरेस्ट बना रहेगा। साइमल्टेनियसली ट्राइबल इलाकों में ये पेसा और फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसको भी सेफगार्ड किया जाएगा। थर्ड थिंग, एज ऑफ डूइंग बिजनेस है फ्रॉम कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे? एक ही बार में मुझे 50 साल एक्सप्लोर करने का लाइसेंस मिल गया, राइट। अगर लार्जर एरिया में भी करना होता तो वो केंद्र सरकार मदद कर सकती थी। एक ही लाइसेंस काफी है प्रोस्पेक्ट करने के लिए और माइन करने के लिए। तो फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू दिस एज ऑफ डूइंग हो गया। आगे फायदे, क्योंकि इस प्रकार से अब स्टेबिलिटी आ गई तो ज्यादा हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, ज्यादा माइंस मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, तो मेक इन इंडिया में हमको वो मदद करेगा। बाहर से हमको इंपोर्ट कम करना पड़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगी, और वो कम होगी तो क्या फायदे होंगे आप जानते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, क्यों? राज्य सरकारों को ढेर सारे पावर दे दिए गए, केवल कोल और लिग्नाइट को छोड़ के बाकी सारा लाइसेंस देने का सत्ता और काम इनका है। फिर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, तो उसके नियम कानून भी ये लोग बनाएंगे, राइट। और अंत में इलीगल माइनिंग के सामने लड़ने के लिए अलग से स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी, और राज्य सरकार चाहे तो वो भी अपनी ऐसी स्पेशल कोर्ट बना सकती हैं। अगर आप पकड़े गए तो 5 साल तक जेल हो सकती है, और जितने इलाके में आप इलीगल माइनिंग कर रहे थे प्रति हेक्टर 5 लाख के रुपए के हिसाब से आप पे दंड किया जाएगा। तो मतलब वो जो जस्टिस साहब वाली समस्या थी, इलीगल माइनिंग हो रहा है, वो अब खत्म हो जाएगी। एज ऑफ डूइंग होगा, एक्सप्लोरेशन, ये सारे मुद्दे तो अच्छा देख लिया। क्रिटिसिज्म, फर्स्ट थिंग, जैसे जीएसटी लागू करने के लिए तो एक अलग से जीएसटी काउंसिल, राइट। टेलीकॉम सेक्टर कौन देखता है? ट्राई। हाईवे देखता है तो वो एनएचएआई। ऐसा यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटर माइनिंग में इन्होंने बनाया नहीं। सेकंड थिंग,
हमने देखा कि केंद्र सरकार ऑक्शन की टेक्निकलिटी तय करेगी, तो मान लो राज्य और केंद्र में मनमुटाव हो गया, या फिर कि राज्य वाले डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को कोई पावर दे रहे हैं और केंद्र सरकार को लग रहा है कि दोज थिंग्स विल हर्ट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो वापस टक्कर हो गई। तो ये टक्कर का कौन सेटलमेंट करेगा? कोई इसके लिए ये संस्था की आवश्यकता थी, आपने बनाई नहीं। आप याद करो, जीएसटी में तो संस्था है ऐसी, जीएसटी काउंसिल, राइट, और उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है, बट नीचे वो कोरम रिक्वायरमेंट और राज्यों का वोटिंग पावर ज्यादा है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर भी करने की आवश्यकता थी। ऐसा नहीं हुआ, तो मतलब अब इट विल बी लेफ्ट टू द कोर्ट्स। आगे माइनिंग एक्सप्लोरेशन करने के लिए आपने वो बोला एनमेट नाम की संस्था बनाई, ज्यादा एक्सप्लोर करेगी और बढ़ेगा, तो कोई क्वांटिटेटिव सीलिंग या ऐसा भी कुछ फिक्स करने की आवश्यकता थी। एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ प्रोविजन करने की चीज थी कि भाई ओपन पिट माइनिंग नहीं करोगे XYZ, वो कुछ यहाँ पर आपने लिखा नहीं। आपने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम पे राज्यों को ज्यादा सत्ता दे दी, बट क्या हर एक राज्य में विल देयर बी यूनिफॉर्म पॉलिसी? आप याद करो, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन कंपनी के सामने जनता की फरियाद सुनेगी, राइट। हो सकता है वेस्ट बंगाल और ओडिशा के अंदर वो लोग ऐसी मिनरल फाउंडेशन को बहुत सारे पावर दे दें और सामने यहाँ पर गुजरात वगैरह में ना दिए जाए, तो यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं होगी। उस प्रकार से इन्वेस्टमेंट का फ्लो भी अलग अलग जाता रहेगा। आगे चल के फिर रूलिंग पार्टी चेंज हो गई राज्य सरकार में, सो दिस स्टेबिलिटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट दैट सीम्स मिसिंग। ये तो अपना बिल है 2015 का, भाजपा सरकार लेके आई। इससे पहले यूपीए सरकार 2011 में बिल लेके आई थी। वहां पर कुछ प्रोविजन थे जो कि यहाँ पर कंटिन्यू नहीं किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये लोग बोल रहे थे कि 5th एंड 6th शेड्यूल एरिया के अंदर माइनिंग के लिए ग्राम सभा की भी अनुमति आवश्यक होगी, ऐसा पहले बिल में था। अब तो इन्होंने ये खत्म कर दिया। भाई इनका ये लॉजिक है कि भाई एज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे जल्दी जल्दी क्लियरेंस होना चाहिए, और दूसरा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाए तो वो फरियाद सुनेंगे, ये अलग स्लो डाउन कर रहा है। तो इनका ये प्रोविजन है। बैक एंड में आप क्रिटिसाइज ये कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वो सारी चीजें। नेक्स्ट थिंग, पुराने बिल में बोला था कि ट्राइबल कोऑपरेटिव को भी माइनिंग राइट्स दिए जाएंगे। नए बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एज सच ये तो अब अच्छी बात है, प्रावधान नहीं है। आप सोचो, आपने पढ़ा होगा, वो ओपन पीट माइनिंग हो तो वो पर्यावरण को नुकसान करती है, बट वो सस्ती होती है इसलिए ज्यादा वो कर रहे हैं। आप समझो, अगर कोई बड़ी दमदार कंपनी होगी, दे कैन डू ऑल दोस प्रोटेक्शन मेजर्स। ट्राइबल कोऑपरेटिव के पास इतने पैसे नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली दे विल इंडल्ज इन ओपन पीट माइनिंग, और फिर बारिश होगी और ये सॉइल वाटर कंटामिनेशन। तो बेटर कि इनको माइनिंग रेट्स ना दिए जाएं, और इस कारण 2015 बिल में तो प्रावधान नहीं है। बट ये हिंदू वाले की वो वहां पर था, आपने क्यों नहीं किया, चल रहा है। सेम वे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, पुराने बिल में ये था कि 100% ऑफ रॉयल्टी, मतलब 100 रुपए रॉयल्टी के प्लस दूसरे 100 रुपए ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बने उसे। और तो यहाँ पर ये प्रोविजन नहीं, यहाँ तो मैक्सिमम सीलिंग फिक्स कर दी, कितना 33% ही तक ही देना पड़ेगा। तो अगेन हिंदू को तकलीफ है कि इतने कम में वो कैसे काम कर पाएंगे, ये वो सारी चीजें। एडिशनली कोल माइनिंग कंपनियों को भी ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को 26% देना पड़ता था, वो भी यहाँ पर कोई प्रावधान है नहीं। सो इन सब का बोलना है कि क्योंकि ये सारे प्रोविजन नहीं है, सो जनता की भागीदारी और जनता का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन बिल, उसके क्या फीचर, फायदे, नुकसान हमने देख लिए। और क्योंकि अभी ये असल में लागू होकर काम कुछ शुरू करें, तब असल में क्या हुआ हम देख पाएंगे। उस हिसाब से आप नए पॉइंट आए, हिंदू कॉलम पढ़ते रहना, पॉइंट्स यहाँ पर जोड़ते रहना। आगे चलते हैं, कोल माइनिंग। सवाल, कोयले की ऊपर कौन कानून बना सकता है? जवाब तो लक्ष्मीकांत में होगा कि 7th शेड्यूल, उसकी यूनियन लिस्ट के एंट्री 54, वहां पे बोला कि माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट वो केंद्र सरकार का हाथ में। उसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट MMDR एक्ट 1957 में बनाया, बट वहां स्पेसिफिक बोल दिया था एक्सेप्ट कोल एंड लिग्नाइट। कोल एंड लिग्नाइट के लिए अलग से कानून आगे बनाया इन द ईयर 1973, कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट। इसके अंतर्गत प्राइवेट माइनिंग की परमिट नहीं किया था, मतलब केवल सरकारी कंपनियां या सरकारी निगम ही कोयला खोद के ला सकती है। आगे चल के 93 में कुछ सुधार किए गए कि प्राइवेट माइनिंग कंपनी भी कोयला खोद के निकाल सकती है, बट ओनली फॉर द पर्पज कैप्टिव पर्पज। कैप्टिव पर्पज क्या है? अनिल अंबानी, उसने थर्मल पावर प्लांट लगाया है, अब उसके लिए उसे कोयला चाहिए तो वो जाके लीज लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है और उसे मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड कैप्टिव यूज। अपनी ही कंपनी में लेने के लिए आप करो, ऐसा नहीं कि हमने खोदा और फिर बाहर बेचने जाएंगे, दैट वाज नॉट परमिटेड इवन इन 93।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्टील सीमेंट पावर कंपनियों को कैप्टिव यूज के लिए अनुमति दी जाती थी। अनुमति देते थे तो क्या नीलामी करते थे ना। एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई थी जिसके अंदर कोल मिनिस्ट्री, रेल मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री और राज्य सरकार के नुमाइंदे थे। अब ये लोग भी ट्रांसपेरेंटली काम करते नहीं थे। ऑक्शन नहीं था तो अपने को पता ही नहीं चल कि क्या प्राइस पे जाना चाहिए, राइट। अच्छी क्वालिटी की कोयला हो तो भी इन्होंने सस्ते दामों में वो लीज दे दिया हो। प्रोसीजरल लाभ, टेक्निकल फिजिबिलिटी वगैरह देखे नहीं गया। ट्रांसपेरेंसी का अभाव था, फेवरेटिज्म था कि कई ऐसी कंपनियां जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, कोई मिनिस्टर हो, उसके या रिश्तेदार हो, तो उन सबको अच्छे अच्छे माइनिंग का अलॉट दे दिया गया। हमने देखा कि कैप्टिव यूज के लिए ही प्राइवेट कंपनी को अलाउ था, राइट। तो कैप्टिव यूज के नाम पे अगर अनिल अंबानी बोले मेरे थर्मल पावर प्लांट में चाहिए तो यस दिस इज वैलिड, बट ऐसी कई कंपनियां आ गई कि जिनकी आयरन, स्टील और पावर कंपनियां केवल पेपर पे ही थी, वो आगे उन्होंने बनाया नहीं था ऐसा कुछ, बट उनको भी इन लोगों ने कैप्टिव यूज के लिए दे दिया। और इन कंपनियों ने फिर आगे थर्ड पार्टी रियली जिसको जरूरत थी उन सबको ये लीज बेच दी एट अ विंडफॉल प्रॉफिट। तो इस प्रकार से जो सिनेमा टिकट में ब्लैक मार्केटिंग चलता है, मैं सारी खरीद लूं टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल शॉर्टेज और फिर मैं आपको असल में जरूरतमंद है ऊंचे दाम पे बेचूं, ऐसा कुछ 2G स्कैम में भी हुआ, यहाँ कोल स्कैम में भी कुछ यही चला। 2012 CAG रिपोर्ट देता है कि 1.86 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, PIL फाइल हो गई। 2014 सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने 218 में से 204 कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दिया गया कि ये सही ढंग से आवंटन नहीं किया गया था। अब अचानक से सभी खदानों में काम बंद हो जाएगा तो कोयला आएगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करोगे, स्टील कैसे बनाओगे, राइट। सो टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन केंद्र सरकार कोल ऑर्डिनेंस लेके आ गई। कई समय तक उससे काम चलाया, बट एक नया कानून ही होना चाहिए ताकि वापस स्टेबिलिटी आ जाए। उस कानून के अंतर्गत वापस ट्रांसपेरेंटली सब कुछ ऑक्शन हम कर पाए। तो कोल माइन स्पेशल प्रोविजन बिल 2015 वो लेके आए और चल रहा है। इसके कुछ सेलिएंट फीचर और फिर फायदे नुकसान की बात करेंगे। सबसे पहले ये कोल माइन स्पेशल प्रोविजन बिल 2015, उसके अंतर्गत ये माइंस को 3 हिस्सों में बांटा गया। शेड्यूल 1 जहां कुल मिला के जो 204 कैंसल्ड कोल ब्लॉक हैं वो सभी और उनका माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब वो क्या है शेड्यूल 1 के अंदर। यहाँ पर से किसको माइनिंग राइट्स मिलेंगे, 2 टाइप से कर सकते हैं, ऑक्शन के जरिए भी और अलॉटमेंट के जरिए भी। केंद्र सरकार के ऊपर है। अलॉटमेंट किसे दिया जाएगा, ऐसी सरकारी और प्राइवेट कंपनियों को जो कि पावर जनरेशन कर रही हैं, उसके मतलब अलॉटमेंट केवल उनके लिए, बाकी स्टील सीमेंट वाली तो ऑक्शन रूट से वो नीलामी से लेना पड़ेगा। सेकंड थिंग, मैंने अब तक बोला कि भाई केवल कैप्टिव यूज के लिए प्राइवेट कंपनी वाले ले सकते हैं, मतलब आप कोयला लेके आए तो अपनी कंपनी में ही यूज करना है। यहाँ पर ये शेड्यूल 1 के अंदर इफ द कंपनी वांट्स, वो चाह के दे कैन कंज्यूम फॉर देमसेल्फ और चाहे तो किसी और को भी वो बेच सकते हैं। तो धीरे धीरे मतलब प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा चल रहा है। तो ये हुआ अपना शेड्यूल 1 माइंस। देन देयर इज शेड्यूल 2 माइंस, जहां पर अलॉटमेंट नहीं, केवल ऑक्शन नीलामी के जरिए ही आवंटन होगा। ऐसी कुल मिला के 42 माइंस है ये 204 के अंदर से, जहां काम शुरू ही होने वाला था और अचानक से वो सितंबर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। तो इनका ये शेड्यूल 2 के नाम पे ऑक्शन होगा। और लास्टली शेड्यूल 3, यहाँ पर भी ऑक्शन के जरिए, नीलामी के जरिए आवंटन किया जाएगा। ऐसी कुल मिला के 32 माइन है, जो कि यहाँ तो वर्क वॉज अबाउट टू स्टार्ट, यहाँ लगभग शुरू होने ही वाला था। ऐसी 32 माइन और उनका एंड यूज था पावर, स्टील, सीमेंट कंपनियां जो कि चल रही थी। तो ये मतलब शेड्यूल 2 और 3 वो स्पेसिफिक एंड यूजर और पर्पस के लिए कुछ चल रहा है। केंद्र सरकार चाहे तो शेड्यूल 1 से इनको 3 में तब्दील करा सकते हैं, ऑल दोस थिंग। ज्यादा टेक्निकल में जाना नहीं है, बस इतना याद रखना। ओके, 3 टाइप की माइन है, 1, 2, 3। उसके अंदर 1 में क्या ऑक्शन करोगे, यस। अलॉटमेंट चाहो तो भी कर सकते हो, बट किसके लिए अलॉटमेंट, ओनली पावर कंपनीज। फिर 2 और 3 के अंदर ऑक्शन करना है और इट इज रिजर्व फॉर द स्पेसिफिक एंड यूजर, बस। फिर किसके अंदर कितने आंकड़े हैं, नो इश्यूज। पहला देख लिया कि क्लासिफिकेशन कुछ हुआ। सेकंड इज ऑक्शन करोगे कैसे। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का एक अफसर पूरा टेक्निकल ऑनलाइन ऑक्शन का काम देखेगा और जो भी पैसा आया वो सारा पैसा रिस्पेक्टिव राज्य सरकारों को दे दिया जाएगा। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ज्वाइंट वेंचर सभी लोग नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। आपने पहले ये माइन आपकी थी, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, आप वापस नीलामी में आना चाहो तो आ सकते हो, बट शर्त है
एडिशनल आपने लीवाई भरनी पड़ेगी। एंड सेकंडली कि कोर्ट स्कीम के अंदर आपका कन्विक्शन ना होना चाहिए, तो आप वापस हिस्सा ले सकते हो। हिस्सा लेने के लिए 5 करोड़ की फीस है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑप्शन होगा, और ये कुछ था कि 31 मार्च तक काम खत्म कर देना है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये वो चीज। सवाल 204 माइनिंग का आवंटन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। हो सकता है पिछला कोई तो ऐसा होगा जिसने कोई भी फेवरेटिज्म ब्राइब पे किए बिना उसे मिला होगा और वो जेन्युइनली काम कर रहा था, राइट। तो उनकी माइन चली गई, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चला गया, तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? नुकसान की भरपाई का भी प्रावधान है कि पुराने माइन के मालिक को कंपेंसेशन 2 बातों के लिए दिया जाएगा। एक तो जो उसने माइन की जमीन खरीदी थी उसका लैंड वैल्यू प्लस 12% ब्याज, जिस तारीख को उसने खरीदी थी और जिस तारीख को नया मान लो उसे नहीं मिला और दूसरे ने नीलामी में खरीद लिया, तो उस पूरे समय तक 12% ब्याज के अनुसार उसे कंपेंसेट किया जाएगा लैंड के लिए। सेकंडली वो माइनिंग का लैंड था, स्वाभाविक उसने मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग फिट किया होगा, तो वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी उस हिसाब से उसका भी उसे कंपेंसेशन दे दिया जाएगा। मतलब प्रीवियस ओनर विल गेट कंपेंसेशन फॉर बोथ लैंड एंड माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला राउंड हुआ फरवरी में, सेकंड राउंड मार्च में, देन अप्रैल, तो इस प्रकार से ऑक्शन चलता रहा। कुल मिला के 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे जमा हो गए। सबसे ज्यादा स्वाभाविक है ये पैसा किसे जाएगा? रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। तो सबसे ज्यादा किधर गया? चंडीगढ़, देन झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। और कौन देगा? ये जो ऊपर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर ऑक्शन करवा रहा है वो नीचे ट्रांसफर करने की जवाबदारी उसकी है। कौन कौन सी जगह पे कौन से मेजर ब्लॉक हैं ये मैंने लिख दिया है। ऐसा सारे याद भी नहीं रहेंगे, बट जो बड़े हों देख लीजिएगा घर पे। सेलियंट फीचर की कुछ बातें करिए, अब फायदे नुकसान देख लेते हैं। फायदे नुकसान हमने देखने पड़ेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कंपनियां, कंज्यूमर और एनवायरमेंट। केंद्र सरकार, आप याद करो 3 प्रकार के 3 कैटेगरी शेड्यूल में माइन को क्लासिफाई किया। कैटेगरी माइन के अंदर ऑक्शन भी कर सकते हो, अलॉट भी कर सकते हो। अलॉट किसके लिए? पावर कंपनियों के लिए, राइट। और उसमें सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। तो केंद्र सरकार अगर चाहे तो उनकी अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनियां, निगम उसको थर्मल पावर प्लांट को सीधा अलॉटमेंट करा सकते हैं विदाउट एनी ऑक्शन। तो ये इनके पास है, ये एक फायदा हो गया। और इस प्रकार से जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, सस्ते में जनरेट हो, तो मेक इन इंडिया को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को वो मदद कर सकती है। सेकंड, ये शेड्यूल 1 माइन का जल्दी से पब्लिक इंटरेस्ट में डेवलप करने के लिए एडिशनल पावर्स भी केंद्र सरकार को इस बिल के द्वारा दिए गए हैं। राज्यों को क्या फायदा? कंपिटिटिव बीडिंग के जरिए काम हो रहा है, स्वाभाविक है इनको एब्सोल्यूट टर्म में रॉयल्टी बहुत ज्यादा मिलेगी। पहले तो स्क्रीनिंग कमेटी तय करती थी, प्राइसिंग डिस्कवरी ढंग हो नहीं रही थी, तो वो सिस्टम खत्म हुआ। और क्योंकि इनको ज्यादा पैसा रॉयल्टी में मिलेगा तो स्वाभाविक है राज्य सरकारों की अपनी फिजिकल डेफिसिट काबू में आ जाएगी। और शेड्यूल 1 के अंदर अगर राज्य सरकार के भी ये निगम और कंपनियां चाहे इलेक्ट्रिसिटी वाली तो सीधा अलॉटमेंट से वो निकलवा सकते हैं, तो वो भी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसपेरेंटली इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन हो रहा है, तो मतलब सूटकेस राज और इस मिनिस्टर को इतना खिलाना है, वो तकलीफ खत्म। सेकंड, पिछले माइनिंग ओनर का लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर चला गया तो उसे कंपेंसेट भी कर दिया जाएगा, तो उसकी समस्या चाहिए। वो अगर चाहे तो वापस नीलामी में हिस्सा भी ले सकता था बाय पेइंग एडिशनल लीवाई। तो हाँ, उनको भी अब मजा है। अब आते हैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको फायदा हुआ कि नुकसान? 2 पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी और पावर में क्या, और उसके अलावा वाले क्या, मतलब आयरन स्टील और सीमेंट वाले। आयरन स्टील और सीमेंट कंपनियां कोयले की खदान के लिए नीलामी में ऑक्शन में हिस्सा ले रही हैं, राइट, फॉर द कैप्टिव पर्पस। तो उनके लिए सिस्टम है फॉरवर्ड बिडिंग, मतलब जो कंपनी ज्यादा बोली लगाएगी उसे वो माइनिंग लीज मिल जाएगा। अब स्वाभाविक है ऐसा जब होगा तो उस कंपनी ने ज्यादा पैसा लिया है तो दे विल पास ऑन द कॉस्ट टू द कंज्यूमर। वो स्टील बना रहा है, सीमेंट बना रहा है, तो उसका दाम बढ़ा देंगे पैसा वो रिकवर करने के लिए। तो ये तो एंटी पॉइंट चला रहे हैं एक्सपर्ट्स कि भाई आयरन स्टील और सीमेंट का दाम बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फॉरवर्ड बिलिंग मेथड। बट काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी चल रहा है कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, स्टेबिलिटी आ गई, तो कोल सप्लाई बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो आगे चल के ट्रिकल डाउन हो जाएगा, दाम सस्ता हो जाएगा। तो आयरन स्टील सीमेंट में ये वाला सिस्टम फॉरवर्ड बिडिंग, ऊंचे दाम में खरीदी गई माइन तो फिर नीचे एंड प्रोडक्ट का दाम ऊंचा हो सकता है। सामने आते हैं इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन। इसके लिए जो लोग आए, 2 बातें हो सकती हैं। एक तो कंपनी को सीधा अलॉटमेंट में ही मिल जाए, राइट, विदाउट ऑक्शन। शेड्यूल 1 आप याद करो
दूसरी कुछ हो सकता है कि उससे नीलामी करके लेना पड़े। यहाँ पर नीलामी में फॉरवर्ड बिडिंग नहीं, रिवर्स बिडिंग मेथड है। रिवर्स बिडिंग में सिस्टम ये कि आप सारी थर्मल पावर प्लांट कंपनी है, तो आप लिख के दो कि अगर मैं ये कोयले की खदान आपको दूंगा तो आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके कौन से दाम पे भेजोगे। कोई बोलेगा 100 रुपए प्रति यूनिट, कोई बोलेगा 50, 40, 10। तो जो भी लोएस्ट बीडर होगा उसे वो माइन अलॉट कर दी जाएगी। सो इट इज कॉल्ड रिवर्स बिडिंग कि हाउ मच विल यू सेल द इलेक्ट्रिसिटी फॉर, वहां पर जो लोएस्ट बीडर होगा उसे वो माइन अलॉट कर दी। तो फायदा क्या होगा, ऑब्वियसली कस्टमर एक्सपेक्ट कर सकता है कि मुझे रिलेटिवली सस्ते दामों में बिजली मिलेगी। तो यहाँ ऊंचा दाम, यहाँ पर नीचा दाम। अब क्रिटिसिज्म, ये रिवर्स बिडिंग मेथड का क्रिटिसिज्म। आपने बोला कि भाई जो सबसे कम लगाएगा कि मैं सबसे सस्ते में बेचने वाला हूं, उसे आपने दे दिया। बट मान लो उसने थर्मल पावर प्लांट ने कोयला खदान शुरू किया, पहले लेयर में कोयला अच्छा नहीं निकला, नीचे खराब क्वालिटी का है, या फिर साइक्लोन या कोई डिजास्टर आ गया, या फिर लेबर शॉर्टेज, लेबर अनरेस्ट है, जिसकी कारण कोयले की सप्लाई उसे मिल नहीं रही है, वो बाहर से इंपोर्ट करेगा या दूसरी कंपनी से कोयला लेके आएगा, तो स्वाभाविक है उसका इनपुट कॉस्ट बढ़ गया। तो क्या उस केस में वो ऊंचे दाम पे इलेक्ट्रिसिटी बेचने की क्या उसे अनुमति दी जाएगी? द बिल इज अनक्लियर ऑन दिस। और अगर ये मैटर को हल नहीं किया तो वापस आप याद करो वो स्टॉल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाली समस्या अगेन हो सकती है, राइट? बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स विल बी रिलक्टेंट टू अपडेट दिस इलेक्ट्रिसिटी प्राइस फॉर देम। तो एक बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में। बिडिंग का क्रिटिसिज्म, 2 स्टेज में बिड्स इनवाइट की गई। पहला स्टेज था टेक्निकल बिड, वहां आप बताओ कि भाई मेरे इतना टर्नओवर है, मेरे पास इतने आदमी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और मैं ये काम करना चाहता हूँ। So technically I am capable of utilizing this coal for my own captive iron steel cement purpose. उसके अंदर जो टॉप 50 कंपनियां सिलेक्ट होंगी, फिर वो बोली लगाना शुरू करेंगी फाइनेंशियल बिड। तो क्रिटिसिज्म ये किया गया कि कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं थी जिसने ये टेक्निकल बिड्स को अप्रूव किया, उसमें से आदमियों को सिलेक्ट किया। तो अगेन 2G स्कीम पॉसिबल है कैसे? ऐसी कंपनी आज जो कि बैकएंड में उनका ऐसा थर्मल या स्टील या आयरन प्लांट केवल पेपर पे ही है या अभी नेबुलस स्टेज पे ही है, उनको भी टेक्निकल बिड में अप्रूव करके फिर उनसे फाइनेंशियल बिड करा के माल दे दिया गया है। और फिर आगे चल के वो लोग तीसरी पार्टी को ऊंचे दाम में वो राइट्स दे देंगे, जैसा सिनेमा ब्लैक मार्केट में होता है। ऐसा कुछ लोगों का अंदेशा है। आगे वो तो जैसे व्हेन इवेंट्स अनफोल्ड हमको पता चलेगा। तो बिडिंग में ये तकलीफ। एनवायरमेंट में क्या, एनवायरमेंट इश्यू की यहाँ पर कोई बात नहीं कि अलग से इतना फंड देना पड़ेगा, ये वो क्वांटिटेटिव है, या ओपन पिट माइनिंग आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं की गई है। लैंड एक्विजिशन बिल पेंडिंग है, उसके अंतर्गत मान लो कि वो अप्रूव हो गया तो मन मुताबिक यहाँ वहाँ लैंड एक्वायर करके आप एनवायरमेंट डिग्रेड करोगे, ये सारे मुद्दे कुछ चला रहे हैं। और आप याद करो शेड्यूल 1 में जो माइन है वहां पर वो कंपनी चाहे तो खुद भी कंज्यूम कर सकती है या किसी और को भी बेच सकती है वो कोयला। तो इस प्रकार का कोल सेलिंग, तो एक प्रकार से ये क्या हो रहा है, पहले 73 में नेशनलाइजेशन किया, आप धीमे धीमे डी नेशनलाइज करोगे, तो दिस इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि वो ज्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे, एनवायरमेंट को हार्म करेंगे, XYZ थिंग्स। तो मतलब हम लोग आज बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर की, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में ये रोड, रेल, शिपिंग, एविएशन देख लिया। फिर माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में MMDR बिल और कोल माइनिंग स्पेशल प्रोविजन बिल, उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स, फायदे, नुकसान की चर्चा की। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो ये स्पेक्ट्रम इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका ऑप्शन, फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज, राइट्स, इन्वेस्ट, हृदय, प्रसाद, वो जो भी चल रहा है वो सारी बातें करेंगे।